जैसे ही स्वेलो हॉक मास्टर ने क्लियर आई मास्टर का नाम लिया, लुओ फेंग तुरंत सतर्क हो गया। क्लियर आई मास्टर डिवाइन आई क्लैन के फर्स्ट ट्रू मास्टर का शिष्य था और उसकी शक्ति लगभग 5 क्योस मास्टर के बराबर मानी जाती थी। वह सोल अटैक्स और इल्यूजन टेक्निक्स का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। उसके पास क्लियर लाइट मिरर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली इल्यूजन टाइप ट्रू ट्रेजर था, जिसकी कीमत क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के बराबर मानी जाती थी। उसकी गॉडली पावर लगभग पूर्ण स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसकी विल पावर भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर की थी। इसी कारण अधिकांश विशेषज्ञ 5 क्याओस मास्टर से लड़ना पसंद करते थे, लेकिन क्लियर आई मास्टर का सामना करने से बचते थे। लुओ फेंग ने भी उसकी ताकत का अनुमान लगाया, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसके पास स्टार टावर और क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर होने के कारण सामान्य सोल अटैक्स उस पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। स्वेलो हॉक मास्टर से अलग होने के बाद लू फेंग अकेला नंबर 2 ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह स्तंभ के निकट पहुंचता गया, विल पावर का दबाव और भी भयावह होता गया। साथ ही वहां समय का प्रवाह भी लगातार तेज होता जा रहा था। आखिरकार वह एक विशाल उड़ती हुई चट्टान पर रुक गया, जहां समय बाहरी दुनिया की तुलना में लगभग 3000 गुना तेज बह रहा था। लुओ फेंग ने उसी स्थान को अपनी भविष्य की साधना के लिए चुना, क्योंकि यही उसकी वर्तमान विल पावर की लगभग अंतिम सीमा थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पूरे ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स क्षेत्र में उसकी खबर फैल गई। लगभग 100 यूनिवर्स मास्टर्स के बीच यह बात फैल गई कि सिल्वर विंग होर्ड लीडर लुओ फेंग यहाँ साधना करने आया है। लेकिन लुओ फेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसका सबसे बड़ा शत्रु केवल डिवाइन आई क्लैन है। बाकी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स बिना किसी कारण उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाएंगे, विशेषकर तब जब ह्यूज एक्स फाउंडर की लगातार बढ़ती शक्ति पूरे यूनिवर्स ओशन को भयभीत कर रही थी। उधर कुछ दूरी पर बैठा क्लियर आई मास्टर भी लुओ फेंग को देख चुका था। अल्टीमेट एरो मास्टर की मृत्यु के बाद से ही उसके मन में लुओ फेंग के प्रति गहरी घृणा थी। 3 रीइंकार्नेशन एरास तक अल्टीमेट एरो मास्टर उसका सबसे करीबी मित्र रहा था। इसीलिए उसने उसी क्षण निर्णय ले लिया, चाहे वह लुओ फेंग के वास्तविक शरीर को न मार सके, लेकिन उसके इस शरीर का अंत वह आज अवश्य करेगा। यह सोचते ही वह सफेद प्रकाश की एक किरण बनकर लू फेंग की ओर उड़ पड़ा। दूर बैठे अन्य यूनिवर्स मास्टर्स भी समझ गए कि डिवाइन आई क्लैन और लुओ फेंग के बीच टकराव शुरू होने वाला है, लेकिन किसी में भी बीच बचाव करने का साहस नहीं था। उसी समय लुओ फेंग अभी ध्यान लगाने ही वाला था कि क्लियर आई मास्टर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, आज मैं अल्टीमेट एरो मास्टर और 5 क्याओस मास्टर की मौत का बदला लेने आया हूँ। लुओ फेंग पूरी तरह शांत रहा। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ केवल बदला लेने आए हो या फिर डिवाइन आई क्लैन की इज्जत बचाने? क्लियर आई मास्टर ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, कारण कोई भी हो, आज तुम्हें मरना ही होगा। एक ही पल में दोनों के बीच का वातावरण तनाव से भर गया। अचानक क्लियर आई मास्टर ने बिना कोई और बात किए अपना सबसे शक्तिशाली सोल अटैक शुरू कर दिया। उसके पीछे एक विशाल एक आंख वाली छाया प्रकट हुई। उसी क्षण उसका क्लियर लाइट मिरर भी सक्रिय हो गया। अगले ही पल एक भयानक इल्यूजन अटैक सीधे लुओ फेंग की आत्मा पर टूट पड़ा। साथ ही उसने अपना दूसरा ट्रू ट्रेजर भी सक्रिय किया। वह एक सफेद रूलर जैसा दिखता था, लेकिन उड़ते उड़ते वह एक विशाल 2 सिर वाले सफेद ड्रैगन में बदल गया और बिजली की गति से लुओ फेंग की ओर झपट पड़ा। क्लियर आई मास्टर को पूरा विश्वास था कि उसका इल्यूजन पहले लुओ फेंग की चेतना को हिला देगा और उसके बाद यह ड्रैगन उसे आसानी से मार डालेगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने स्वयं क्लियर आई मास्टर को स्तब्ध कर दिया। उसका सबसे शक्तिशाली इल्यूजन अटैक लुओ फेंग पर लगभग बेअसर रहा। क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन, गॉडली आर्मर और स्टार टावर की शक्तिशाली आत्मिक सुरक्षा के कारण उसका मन बिल्कुल स्थिर रहा। अगले ही क्षण लुओ फेंग ने अपना दाहिना हाथ बीस्ट गॉड की तरह रूपांतरित कर लिया। उसके 5 तेज सुनहरे पंजे बिजली की गति से 2 सिर वाले ड्रैगन पर टूट पड़े। धड़ाम! सिर्फ एक ही वार में उसने ड्रैगन का सिर चीर दिया। वह ट्रू ट्रेजर तुरंत अपने मूल सफेद रूलर के रूप में वापस गिर पड़ा। पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्लियर आई मास्टर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक क्लियर एक्सटर्मिनेशन ऑफ रीइंकार्नेशन लगातार चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लुओ फेंग की गति और क्लोज कॉम्बैट शक्ति किसी बीस्ट गॉड से कम नहीं थी। वह एक ही पल में क्लियर आई मास्टर के सामने पहुंच गया। फिर उसके खतरनाक पंजे सीधे उसके सिर की ओर बढ़े। दम! भयानक विस्फोट के साथ क्लियर आई मास्टर का शरीर टूटकर नीचे जा गिरा और जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। लुओ फेंग ने क्रोध से गरजते हुए कहा, मुझे मारना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। कुछ क्षण बाद क्लियर आई मास्टर उस गड्ढे से बाहर निकला।
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर केवल आश्चर्य था। उसकी सबसे शक्तिशाली इल्यूजन टेक्निक पूरी तरह विफल हो चुकी थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वह आसान शिकार समझ रहा था, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक खतरनाक बन चुका है। क्लियर आई मास्टर और लुओ फेंग की लड़ाई अब पूरी तरह क्लोज कॉम्बैट में बदल चुकी थी। लुओ फेंग का क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर अब अपना असली रूप दिखाने लगा। उसके कंधों पर तेज ब्लेड्स निकल आए, कोहनियों से तलवारें उभर आईं। उसके दोनों हाथ 5-5 खतरनाक ब्लेड्स में बदल गए। पूरा शरीर अब एक ब्लेड बीस्ट गॉड जैसा दिखाई दे रहा था। अब लुओ फेंग के शरीर का हर हिस्सा एक घातक हथियार बन चुका था। दूसरी ओर क्लियर आई मास्टर अपनी पूरी शक्ति से उसके हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लुओ फेंग की गति और बीस्ट गॉड स्टाइल क्लोज कॉम्बैट उसके ऊपर पूरी तरह भारी पड़ रही थी। लड़ते लड़ते लुओ फेंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे सोल अटैक्स चाहे जितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन तुम्हारी मटेरियल अटैक टेक्निक्स उनसे कहीं ज्यादा कमजोर हैं। लगातार हो रहे हमलों से क्लियर आई मास्टर बार बार घायल होने लगा। आखिरकार क्रोध में उसने अपना पिनेकल डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर सक्रिय कर दिया। क्षण भर में पूरा क्षेत्र नीली रोशनी से भर गया। एक विशाल डोमेन चारों ओर फैल गया और उसने लुओ फेंक को पूरी तरह घेर लिया। इस डोमेन के प्रभाव से लुओ फेंक की गति काफी धीमी हो गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर क्लियर आई मास्टर तुरंत उससे दूर हट गया। उसके लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वह हमेशा अपने सोल अटैक्स पे गर्व करता था, लेकिन आज इतनी कम साधना आयु वाले व्यक्ति ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह अपना डोमेन ट्रू ट्रेजर भी इस्तेमाल करे। लुओ फेंक ने तुरंत समझ लिया कि इस डोमेन के भीतर उसका पीछा करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने बिना जल्दबाजी किए वहीं शांत होकर बैठने का निर्णय लिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अगर तुम्हें मेरे खिलाफ अपना डोमेन ट्रू ट्रेजर भी पूरी ताकत से चलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर आई मास्टर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सीधे पूछा, मेरे सबसे शक्तिशाली सोल अटैक्स का तुम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? लुओ फेंग केवल मुस्कुराया और बोला, खुद ही अंदाजा लगा लो। क्लियर आई मास्टर सोचने लगा कि शायद लुओ फेंग अपनी मोशा बॉडी का उपयोग कर रहा है या फिर उसके पास कोई अत्यंत दुर्लभ सोल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर है। लेकिन लुओ फेंग ने सच्चाई बताने से साफ इनकार कर दिया। वह दोबारा शांत होकर ध्यान लगाने बैठ गया। असलियत कुछ और ही थी। लुओ फेंग ने जानबूझकर शिवू विंग्स का उपयोग नहीं किया था। यदि वह उनकी टाइम स्पेस कंट्रोलिंग एबिलिटी दिखा देता, तो बहुत से लोग उसके और सिटिंग माउंटेन गेस्ट के बीच का संबंध समझ जाते। लुओ फेंग जानता था कि उसके गुरु अभी भी अपनी पहचान और योजनाओं को दुनिया से छिपाकर रखना चाहते हैं। इसी कारण उसने पूरी लड़ाई केवल क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन, गॉडली आर्मर और स्टार टावर के सहारे लड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं शिवू विंग्स भी इस्तेमाल कर लेता, सो 5 क्याओस मास्टर जैसे शत्रु से भी बिना किसी डर के लड़ सकता था। क्लियर आई मास्टर इतना बड़ा दुश्मन नहीं है कि उसके लिए अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड दिखाया जाए। कुछ समय बाद क्रोधित क्लियर आई मास्टर वहां से चला गया। लुओ फेंक ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई दे रही थी। क्लियर आई मास्टर का सोल अटैक इतना शक्तिशाली था कि इन द क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर द्वारा कमजोर किए जाने के बाद भी उसकी आत्मा पर लगातार दबाव बना रहा। यदि उसके पास स्टार टावर जैसा सुप्रीम ट्रू ट्रेजर न होता, तो शायद वह इस मानसिक आक्रमण को झेल ही नहीं पाता। उसी क्षण उसने मन ही मन एक नया संकल्प लिया। अब उसे अपनी विल पावर को हर हाल में यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि केवल ट्रेजर्स पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। दूर खड़े स्वेलो हॉक मास्टर और अन्य यूनिवर्स मास्टर्स ने पूरी लड़ाई देखी। सभी हैरान थे। जिस क्लियर आई मास्टर के सोल अटैक्स से बड़े बड़े विशेषज्ञ भी डरते थे, उनका लुओ फेंक पर लगभग कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अब सब अपने अपने अनुमान लगाने लगे। कुछ को लगा कि लुओ फेंक मोशा बॉडी का उपयोग कर रहा है, कुछ को विश्वास था कि उसके पास कोई अत्यंत दुर्लभ सोल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर है, लेकिन वास्तविक सच्चाई किसी को भी पता नहीं चल सकी। उधर यूनिवर्स बोर्ड के एक दूसरे क्षेत्र में 5 क्याओस मास्टर और आन योंग मास्टर यात्रा कर रहे थे। तभी 5 क्याओस मास्टर को खबर मिली कि क्लियर आई मास्टर भी लुओ फेंक को पराजित नहीं कर पाया। यह सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। 5 क्याओस मास्टर ने अनुमान लगाया, शायद लुओ फेंक अपनी मोशा बॉडी का उपयोग कर रहा है, सो इसीलिए सोल अटैक्स उस पर असर नहीं कर रहे। लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया, यदि मैं स्वयं उससे लड़ूं, तो अभी भी उसे दबा सकता हूँ। फिर भी दोनों चिंतित थे, क्योंकि इस युद्ध के तुरंत बाद लुओ फेंक फिर से गायब हो गया था और किसी को भी उसके वास्तविक गंतव्य का पता नहीं था। अगले आधे महीने तक लुओ फेंक लगातार 16 ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के आसपास घूमता रहा। आखिरकार उसके पास मौजूद ब्लैक टोकन, जो उसे 5 क्याओस मास्टर से मिला था, एक स्थान पर प्रतिक्रिया देने लगा। लुओ फेंक तुरंत समझ गया कि उसे अपना सीक्रेट स्पेस चैम्बर मिल चुका है।
बाहर से वह केवल एक साधारण काली इमारत दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी दीवार को छुआ, उसका शरीर बिना किसी रुकावट के उसके भीतर प्रवेश कर गया। अंदर एक बिल्कुल अलग और विशाल दुनिया थी, ऐसी दुनिया जहां केवल उस ब्लैक टोकन का वास्तविक मालिक ही प्रवेश कर सकता था। उस गुप्त स्थान के भीतर लुओ फेंक ने एक लंबी पत्थर की दीवार देखी। उस पर हजारों पुराने मालिकों के संदेश और सीक्रेट एंग्रेविंग्स उकेरे हुए थे। सबसे पहले मालिक, नाइन मॉर्टल मास्टर, ने वहां लिखा था कि हर अगला मालिक अपनी कहानी, अपनी सीक्रेट टेक्निक्स और अपने ट्रेजर्स की जानकारी यहीं छोड़कर जाए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनसे सीख सकें। उसके बाद आने वाले सभी मालिकों ने भी यही परंपरा निभाई। किसी ने अपनी कल्टीवेशन मेथड्स छोड़ी, किसी ने अपनी सबसे शक्तिशाली अटैक एंग्रेविंग्स बनाई, और कुछ लोगों ने थ्री लैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस के विस्तृत नक्शे भी छोड़ दिए, ताकि भविष्य के मालिक अधिक सुरक्षित ढंग से वहां साहसिक यात्राएं कर सकें। हालांकि एक मालिक, पियर्सिंग मास्टर, ने शरारत में पुराने नक्शों का बड़ा हिस्सा मिटा दिया था, लेकिन उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने उन्हें फिर से पूरा कर दिया। ये सब देखकर लुफे को एहसास हुआ कि शायद 10 हजारों पीढ़ियों से यह गुप्त स्थान लगातार चला आ रहा है, और हर पीढ़ी अपना ज्ञान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ती रही है। उसने महसूस किया कि यह स्थान किसी साधारण इनहेरिटेंस से बिल्कुल कम नहीं था, बल्कि उसकी भविष्य की साधना के लिए यह एक और अनमोल खजाना बनने वाला था। सीक्रेट स्पेस चैम्बर के भीतर मौजूद अनंत लंबी पत्थर की दीवार पर चलते हुए लुओ फेंक लगातार पुराने स्पेस मास्टर्स के संदेश और सीक्रेट एंग्रेविंग्स पढ़ता रहा। हर पीढ़ी का मालिक अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकें, अपने अनुभव और अपनी समझ अगली पीढ़ियों के लिए यहाँ छोड़कर गया था। इनमें अधिकांश यूनिवर्स मास्टर्स थे, जबकि कुछ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी थे। हालांकि लुओ फेंग की सीक्रेट एंग्रेविंग पाथ की समझ पहले ही यूनिवर्स मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी, फिर भी इतने अलग अलग विशेषज्ञों की तकनीकों को देखकर वह बार बार आश्चर्यचकित हो रहा था। हर व्यक्ति ने अपने तरीके से साधना और युद्ध तकनीकें विकसित की थीं। उनकी सोच और अनुभव लुओ फेंग की समझ को लगातार और गहरा करते जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते वह 20,293वें स्पेस मास्टर फेंगु लिंग के रिकॉर्ड तक पहुंचा। फेंगु लिंग एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था। उसने अपने संदेश में लिखा था कि उसे फ्लोइंग काउंटलेस माउंटेन में एक अत्यंत शक्तिशाली आर्मर मिला था, क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर। यह सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से केवल एक स्तर नीचे का खजाना था। उसने यह भी लिखा कि उसने वह आर्मर और कुछ पिनेकल ट्रू ट्रेजर्स भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसी सीक्रेट स्पेस में छोड़ दिए हैं। साथ ही उसने सभी भविष्य के स्पेस मास्टर्स से अनुरोध किया कि वे थ्री लैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस के नक्शे को लगातार बेहतर बनाते रहें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को और अधिक सहायता मिल सके। उसके ठीक बाद 20,294वें स्पेस मास्टर 5 कैओस मास्टर का संदेश था। उसने सबसे पहले फेंग लिंग का धन्यवाद किया, फिर लिखा कि उसे क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर और बाकी ट्रेजर्स मिल चुके हैं। उसने भी वादा किया कि वह थ्री लैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस के नक्शे को और बेहतर बनाएगा। साथ ही उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक 5 बीस्ट ग्रेट एक्सटर्मिनेशन भी इसी स्थान पर छोड़ दी। ये सब पढ़कर लुओ फेंग तुरंत उत्साहित हो गया। उसने सोचा शायद 5 कैओस मास्टर ने कुछ ट्रेजर्स अभी भी यहीं छोड़ रखे हों। यह सोचकर उसने तुरंत शिवू विंग्स की सेंसिंग एबिलिटी सक्रिय की और पूरे सीक्रेट स्पेस को ध्यान से स्कैन किया, लेकिन उसे कोई ट्रेजर नहीं मिला। तभी उसे समझ में आया कि 5 कैओस मास्टर अपनी मृत्यु से पहले शायद सारे ट्रेजर्स अपने साथ ले गया था, या फिर उन्हें किसी और स्थान पर छिपा चुका था। इसके बाद लुओ फेंग पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां एक विशाल ब्लैक क्रिस्टल पिलर खड़ा था। इसी पिलर के भीतर लगभग 900 स्पेस मास्टर्स द्वारा अनेक पीढ़ियों तक मिलकर तैयार किया गया थ्री लैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस का विस्तृत नक्शा सुरक्षित रखा गया था। जैसे ही लुओ फेंक ने अपनी डिवाइन पावर ब्लैक क्रिस्टल पिलर के भीतर भेजी, उसके मस्तिष्क में तुरंत विशाल त्रिआयामी नक्शे उभर आए। उनमें शामिल थे यूनिवर्स बोर्ड, फ्लोइंग काउंटलेस माउंटेन और टिल्टेड पीक सेक्टर। यह नक्शा जिए फांजी के नक्शे से कई गुना अधिक विस्तृत और पूर्ण था। हालांकि बीच बीच में कुछ शरारती स्पेस मास्टर्स ने नक्शे के कुछ हिस्से मिटा दिए थे, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने उन्हें फिर से पूरा कर दिया था। लुओ फेंक ने भी बिना देर किए अपने सभी नए अनुभव और खोजें इस नक्शे में जोड़ दीं, ताकि भविष्य के स्पेस मास्टर्स को और भी बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। पूरा नक्शा देखने के बाद लुओ फेंक अचानक बहुत खुश हो गया। अब तक वह जिए फांजी द्वारा छोड़े गए ग्रीन कीपसेक स्पेस में जाने से बचता रहा था, क्योंकि वह स्थान यूनिवर्स बोर्ड के अत्यंत खतरनाक कोर रीजन के निकट था और उसके पास केवल एक साधारण नक्शा था। लेकिन अब इस नए विस्तृत नक्शे की सहायता से उसे वहां पहुंचने का अपेक्षाकृत सुरक्षित मार्ग मिल चुका था। वह मन ही मन मुस्कुराया। 5 कैओस मास्टर ने अनजाने में मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी।
पहले मुझे क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर मिला, फिर ब्लैक टोकन मिला, और अब उसी टोकन की वजह से मुझे यूनिवर्स बोर्ड का सबसे मूल्यवान नक्शा भी मिल गया। अब ग्रीन कीपसेक स्पेस तक पहुंचना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो गया था। लुओ फेंग अच्छी तरह जानता था कि भविष्य में व्हाइट विंग की मरम्मत के लिए उसे अत्यंत दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। संभव है कि इसके लिए उसे पिनेकल ट्रू ट्रेजर्स तक का बलिदान देना पड़े। इसीलिए जे फांजी द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब जब उसके पास विस्तृत नक्शा आ चुका था, उसने निश्चय किया कि वह शीघ्र ही ग्रीन कीपसेक स्पेस की ओर प्रस्थान करेगा। लेकिन उससे पहले वह अपनी विल पावर को और अधिक मजबूत बनाना चाहता था। इसलिए उसने योजना बनाई कि उसकी मोशा बॉडी ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के पास रहकर विल पावर का प्रशिक्षण करेगी, जबकि उसका वास्तविक शरीर यूनिवर्स बोर्ड के भीतर ग्रीन कीपसेक स्पेस की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगा। प्रस्थान करने से पहले लुओ फेंग एक बार फिर उस पत्थर की दीवार के पास लौटा और उसने भी अपना संदेश वहां लिख दिया। उसने लिखा, मैं मिल्की वे होर्ड लीडर 20,295वां स्पेस मास्टर हूँ। मैंने पिछले स्पेस मास्टर 5 कैओस मास्टर को मारकर क्रेजी डेमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर और ब्लैक टोकन प्राप्त किया। दुर्भाग्य से मैंने उसे इतना समय ही नहीं दिया कि वह यहाँ अपने ट्रेजर्स छोड़ पाता। यह लिखकर लुओ फेंग मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, ये तो उसकी कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जब उसका सफर और आगे बढ़ेगा, तब वह अपनी बाकी कहानी भी यहीं लिखेगा। फिर उसने फेंग गुलिंग 5 कैओस मास्टर और अपने बीच के उस विचित्र संबंध को याद किया। पहले यह आर्मर फेंग गुलिंग के पास था, फिर 5 कैओस मास्टर के पास पहुंचा, और अंततः वह उसके अपने हाथों में आ गया। सीक्रेट स्पेस से बाहर निकलने के बाद लुओ फेंग ने नंबर 2 ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर की भीड़ से दूर रहने का निर्णय लिया। उसने नंबर 11 ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर के पास एक सुनसान उड़ती हुई चट्टान चुनी। वहां उसने अपनी मोशा बॉडी को एक छोटे पत्थर का रूप देकर एक गहरी घाटी में छिपा दिया। मोशा बॉडी को सामान्य दृष्टि से पहचानना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि डोमेन टाइप ट्रेजर्स भी उसे आसानी से खोज नहीं सकते थे। इसलिए वह निश्चिंत होकर वहीं बैठकर ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर के विल पावर प्रेशर के बीच अपनी मानसिक शक्ति का प्रशिक्षण करता रहेगा। लुओ फेंग को पूरा विश्वास था कि जब तक उसकी मोशा बॉडी अपना प्रशिक्षण पूरा करेगी, तब तक उसकी विल पावर निश्चित रूप से यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर तक पहुंच जाएगी। ये सोचकर उसका वास्तविक शरीर ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स को पीछे छोड़ यूनिवर्स बोर्ड के और भी गहरे तथा अधिक खतरनाक क्षेत्रों की ओर ग्रीन कीपसेक स्पेस की खोज में आगे बढ़ गया।